Hello dear students, welcome to the fourth lecture of Unit 2 in UEE subject Utilization of Electrical Energy। ये सब्जेक्ट में हम चैप्टर 2 में प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिफरेंट हीटिंग की अलग अलग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, ओके, उसमें से रेजिस्टेंस हीटिंग में रेजिस्टेंस फर्नेस टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था। और रेजिस्टेंस फर्नेस के अलग अलग प्रकार, उसमें भी अलग अलग दो तरीके से रेजिस्टेंस फर्नेस में होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हीटिंग। दैट ऑल थिंग्स वी अंडरस्टूड इन प्रीवियस लेक्चर 3 ऑफ यूनिट 2। सो इन दिस lecture 4 of this chapter 2 unit 2 we will study properties of good heating element, materials used for heating element and causes of failure of heating element। तो इसको अच्छे से समझे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि गुड हीटिंग एलिमेंट, जो अच्छा एलिमेंट कौन सा है जो अच्छे से हीटिंग देता है, ऐसी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है कि अच्छा गुड हीटिंग एलिमेंट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, એની લાક્ષણિકતાઓ, સારા હીટિંગ એલિમેન્ટની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ હોવી જોઈએ। ઓકે, પ્રોपर्टीज ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो जिसकी प्रॉपर्टी हीटिंग के अनुरूप हो। तो इस तरह से कौन कौन से मटेरियल है जो हीटिंग एलिमेंट में यूज होते हैं, और अगर हीटिंग एलिमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फेलियर हो जाता है, तो क्या क्या हम कह सकते हैं कि खामियां हो सकती है, कॉजेज ऑफ फेलियर। ओके, तो और उसके रीजन क्या है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक मैंने पीडीएफ शेयर करी है, बुक की है। ठीक है, चलिए उसमें से ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, और मटेरियल कौन कौन से यूज होंगे एज अ हीटिंग एलिमेंट वो समझ लेते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट में सबसे पहले ये चार जो प्रॉपर्टी मेन है वो आपको याद रखनी है। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, free from oxidation, and fourth one low temperature coefficient। ओके ओके, सबसे पहले देखो तो कौन कौन से हीटिंग एलिमेंट किस तरह के शेप में होते हैं। एक रेजिस्टेंस वायर रहता है, या तो रेजिस्टेंस वायर की स्ट्रिप बनाई होती है, वो जनरली एज अ हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, या तो रेजिस्टेंस वायर या तो उसकी स्ट्रिप बनाई होती है। ठीक है, अब उसमें ये चार मेन प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है कि जितना इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग है वो पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस नथिंग बट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगर डीसी सर्किट में आपको याद हो तो हम इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, जैसे कंडक्टिविटी के ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करता है वैसे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है वो पर्टिकुलर मटेरियल की होती है, अगर मटेरियल चेंज करते हैं तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, दूसरे कोई मटेरियल का वायर हो तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है ऐसा ही हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए, ताकि क्या है कि लेंथ ऑफ वायर है वो हमें कम से कम रखना पड़े। तो अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। तो ये ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके, और ये लेंथ है वो लेंथ ऑफ वायर, और ये रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी तो लेंथ ऑफ वायर उतना कम रखना पड़ेगा। वी कैन रिड्यूस लेंथ ऑफ वायर इफ इंटरनल रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज मोर। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर पावर लॉस की वजह से। ठीक है, तो वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया। तो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए रेजिस्टिविटी का ज्यादा होना जरूरी है। इट शुड बी मोर
ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ही ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ ऑफ वायर है वो हमें ज्यादा नहीं रखनी पड़ेगी। वायर की लेंथ कम रखेंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इवन दो लेंथ ऑफ वायर इज लेस ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वी कैन प्रोड्यूस मोर हीट। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल जो फर्नेस की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। लेंथ ऑफ वायर ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है तो। आई होप आपको ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग એટલે આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ ઓગળવું, પીગળવું, બરાબર। ઓગળવું ને પીગળવું બે અલગ છે, ઓકે। તો अगर कोई भी मटेरियल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, मानो कि वो 500 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो वो 500 डिग्री टेम्परेचर पे वो सॉलिड में से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाना शुरू करता है, मेल्ट हो जाता है। तो अगर कोई मटेरियल जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो 700-800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई उससे भी अच्छा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसमें हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट नहीं होता है। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज होगी। विदाउट मेल्टिंग द एलिमेंट, वो इटसेल्फ वो खुद मेल्ट नहीं होगा और टेम्परेचर ज्यादा लिमिट तक वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना जरूरी है। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस हाई रेजिस्टिविटी होना जरूरी है ताकि खर्चा भी कम आए, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर हम कम रखेंगे। अगर ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो हम इजीली कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन की अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगी या तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट की जो लाइफ है એનું કહેવાય આયુષ્ય વધી જશે, हीटिंग एलिमेंट की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो कम से कम ऑक्सीडेशन होगा तो टेम्परेचर हमें कांस्टेंट और हाई टेम्परेचर मिलेगा और लंबे समय तक वो फरने से वो उससे जो भट्टी बनी होगी वो चलेगी, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। जो मटेरियल है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन से फ्री होना चाहिए, कम से कम ऑक्सीडेशन की इफेक्ट उसमें होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब देखो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी आप डीसी सर्किट में टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर आपको याद हो तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अभी हम समझ लेते हैं कि अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा है, ठीक है, तो जितना टेम्परेचर का चेंज आएगा उसके हिसाब से रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा आएगा। अगर रेजिस्टेंस में चेंज आए तो फिर जो ओवरऑल फर्नेस का टेम्परेचर है उसमें बदलाव आ सकता है। तो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा कम होता है तो उसका रेजिस्टेंस में फर्क भी कम पड़ेगा, ठीक है। मींस जो एलिमेंट है उसका टेम्परेचर चेंज होने से उसका खुद का रेजिस्टेंस चेंज कम होगा अगर लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो। इफ इट इज हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दैट गुड हीटिंग एलिमेंट, ओके, अगर वो हीटिंग एलिमेंट है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हाई है तो क्या होगा कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज आएगा। अभी देखो टेम्परेचर में तो चेंज आता रहेगा, उसी के लिए तो ये हीटिंग एलिमेंट लगाया है। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसमें से जैसे ही करंट फ्लो होगा उसके हिसाब से उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। तो उसके हिसाब से हीटिंग इतना प्रॉपर क्वालिटी वाली हीटिंग नहीं मिलेगी, प्रॉपर टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर चाहिए उतना। तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर उसका जो रेजिस्टेंस है इट शुड नॉट बी चेंज और इट शुड बी चेंज मिनिमम, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस शुड बी चेंज मिनिमम। तो टेम्परेचर के साथ खुद का रेजिस्टेंस है वो कम से कम चेंज होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो ये चार अगत्य की प्रॉपर्टी है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अच्छा कोई भी हीटिंग एलिमेंट है उसमें ये चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो ये उसको अच्छा हीटिंग एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से मटेरियल एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज होते हैं ये टेबल में बताया हुआ है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है, अच्छे से उसको याद रख लो, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। देखो निकल कॉपर, तो इसको शॉर्ट में हम NiCu बोलते हैं,
जिसका कंपोजिशन मीन्स कितना परसेंटेज होगा, निकल 45%, कॉपर 55%, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट रेजिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। जितना ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा, यू कैन सी रेजिस्टिविटी हाई, जितना ये ज्यादा उतना अच्छा। तो इससे भी बेहतर है निकल कॉपर से बेहतर है निकल क्रोमियम, और उसके साथ आयरन का मिक्सिंग। ओके, निकल क्रोमियम एंड आयरन। तो देखो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अच्छा है, 950 तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इसकी गुड, उससे भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये ऊपर वाले कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा है, इट्स वेरी गुड। ओके, तो इसका मीडियम टेम्परेचर फर्नेस बनाने में हम निकल क्रोमियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम टेम्परेचर फर्नेस में, क्योंकि टेम्परेचर देखो 950 तक हम ले जा सकते हैं। और ये इसको 400 डिग्री सेल्सियस मीन्स लो टेम्परेचर फर्नेस अगर हमें बनानी है तो हम ये कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं निकल कॉपर का। अगर मीडियम रेंज की है तो ये कॉम्बिनेशन। निकल और क्रोमियम, इसको शॉर्ट में निक्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 1150 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मीडियम टेम्परेचर की और एक फर्नेस अच्छे रेजिस्टेंस वाली, देखो इसका भी 109 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखे मीन्स रेजिस्टिविटी, तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी अच्छी है, ठीक है। तो थोड़े ज्यादा टेम्परेचर के लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में इस नाम से बोला जाता है, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन कितना परसेंटेज होगा वो यहाँ पे लिखा है। मेनली आपको यहाँ पे टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर जो रेंज है वो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो आपको याद रखना है। तो देखो हाई टेम्परेचर फर्नेस के लिए आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम के लिए इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एज अ हीटिंग एलिमेंट। ओके, और इसका रेजिस्टिविटी आप देखो, जितना रेजिस्टिविटी हाई होगा उतना वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होगा, सिंपल। तो देखो इसका रेजिस्टिविटी कम है तो ये लो टेम्परेचर फर्नेस के लिए ठीक है, चलेगा, बट हाई टेम्परेचर के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये आज के लेक्चर में 2 टॉपिक कवर करे हैं, अच्छे हीटिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए और कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं कौन से कॉम्बिनेशन में एज अ हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जो बाकी का टॉपिक, आज ये कहा था थर्ड लेक्चर, थर्ड टॉपिक, ओके, causes of failure of heating element, that we will see in upcoming lecture, in lecture number 5, and remaining topic we will also cover, okay। तो आज का ये होमवर्क है, ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो और गूगल क्लासरूम में भेज दो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, टेक केयर।